Hello and good morning everyone. I welcome you all at Words IS. I hope everyone is doing well. So today is 7th May 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज हमास एक्सेप्ट्स सीज फायर प्रपोजल बाय इजिप्ट एंड कतर. ओके, 7th ऑफ अक्टूबर की बात आप सभी को पता है कि 7th ऑफ अक्टूबर को क्या होता है, हमास इजराइल के ऊपर अटैक करता है और तब से यहाँ पर हमने ये देखा कि इजराइल ने उसके रिटेलिएशन में क्या किया, यहाँ पे काउंटर अटैक हुआ. नाउ अभी तक ये 7th मंथ यहाँ पर होने वाले हैं और ये जो वॉर की तरह जो सिचुएशन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, अभी भी कंटिन्यूस है. अब यहाँ पर इजिप्ट एंड गाजा ने क्या किया है, प्रपोजल लेकर आए हैं और हमास ने इस प्रपोजल को एक तरीके से, ये जो सीज फायर का प्रपोजल है, इसे एक्सेप्ट कर लिया है. सीज फायर इट मींस कि अगर हमास सीज फायर को एक्सेप्ट करता है तो हमास की तरफ से यहाँ पर कोई भी अटैक नहीं होगा. एक तरीके से कुछ देर के लिए यहाँ पे युद्ध विराम की तरह, मतलब कि अभी थोड़ी देर के लिए जो आपका कन्फ्लिक्ट है, वॉर है, वो रुक चुका है. लेकिन अभी इजराइल की तरफ से यहाँ पे कोई भी इस डील पर कोई भी कमिटमेंट नहीं आया है, कोई भी कमेंट उन्होंने यहाँ पर नहीं बताया है. फर्दर हम देखते हैं इसमें क्या होता है. सो Israel yet to commit on deal which came hour after it ordered an evacuation of 1 lakh Palestinians from the city of Rafah in southern Gaza. Details of the truce proposal still unclear. अभी यहाँ पर सारी चीजें अनक्लियर हैं, बट यहाँ पर हम बात करें किसकी, इजिप्ट एंड कतर की. तो उन्होंने ये प्रपोजल रखा, हमास ने ये सीज फायर का प्रपोजल एक्सेप्ट किया. फर्दर देखते हैं क्या होता है. यहाँ से हमारे लिए क्या निकल कर आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी लोकेशन. ये लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो ये इजराइल है. आप सभी को इजराइल का जो ये इशू है, हमने कई बार डिस्कस किया, इसके बारे में यहाँ पर पता होगा. ओके, सो ये इजराइल, ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड गाजा सिटी, इसको हम गाजा बोलते हैं. और ये जो वाला ये वेस्ट बैंक है, ये आपका वेस्ट बैंक है, ठीक है. और ये पूरा इजराइल, जेरूसलम की यहाँ पर बात कर ली. अब आप लोगों को यहाँ पर ये याद रखना है, मेडिटेरियन सी के साथ ये इजराइल का यहाँ पे बॉर्डर लग रहा है और गाजा सिटी का बॉर्डर लग रहा है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. वेस्ट बैंक का जो बॉर्डर है वो मेडिटेरियन सी के साथ नहीं लग रहा है. ओके, सो ये जो वेस्ट बैंक है ना, और तो ये किसकी टेरिटरी है, पैलेस्टीनियन टेरिटरी है. पहले यहाँ पर सारे पैलेस्टीन्स रहते थे, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, जो ज्यूस होते हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें भी क्या चाहिए, रहने के लिए लैंड चाहिए. उसके बाद क्या होता है, आप सभी को इसकी पूरी स्टोरी बताए कि यूएन क्या कहते हैं, यहाँ पे एक प्रपोजल लेकर आते हैं जिसको हम कहते हैं टू स्टेट सॉल्यूशन, है ना, जिसमें कि ये जो पार्ट है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. एक पार्ट में आपके ज्यूस रहेंगे, दूसरे पार्ट में आपके पैलेस्टीनियंस रहेंगे. लेकिन ज्यूस ने तो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, पैलेस्टीनियंस ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया. अभी भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया है. ओके, सो यहाँ पर ये क्लियर हुआ. उसके बाद आप देखेंगे ये पार्ट है आपका, इसकी जो इजराइल की बॉर्डर है जॉर्डन के साथ लग रही है, सीरिया है, ये यहाँ पे गोलान हाइट्स, ये आपको यहाँ पर बता दीजिए, गोलान हाइट्स यहाँ पे लेबनान है. ओके, और ये बॉर्डर यहाँ पर इसकी लग रही है, गाजा स्ट्रिप्स है, ये गाजा स्ट्रिप यहाँ पर आ जाती है. ओके, सो ये इसकी लोकेशन आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अ हाफ हार्टेड क्लाइमेट चेंज वर्डिक्ट. हाफ हार्टेड क्लाइमेट चेंज वर्डिक्ट. ओके, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आप सभी को यहाँ पर पता है बहुत अच्छे से, हमने कई बार इसे डिस्कस भी किया है. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड है. क्या है ये, एक बर्ड है. इसकी जो नंबर था, पहले की बात करते हैं, वो अच्छा खासा था, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे थ्रेट्स हैं, उनका जो हैबिटाट है, उनको जो थ्रेट की बात करते हैं, सबसे पहला जो थ्रेट आता है ग्रासलैंड का. यहाँ पर बहुत ज्यादा अब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, उसमें कमी देखने को मिल रही. सेकंड, यहाँ पर ये जो बर्ड्स है मेनली आपके गुजरात और राजस्थान के एरिया में पाए जाते हैं, और इनको जो सबसे बड़ा इस टाइम पे थ्रेट है, तो हाई पावर जो आपके लाइंस होती हैं, है ना, उनसे यहाँ पर हो रहा है. सो इसकी वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक टाइम पर ऑर्डर भी आया था कि ये जो पावर लाइन से इनको क्या किया जाए, अंडरग्राउंड किया जाए. लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर उसका काउंटर आर्गुमेंट ये देती है कि ये करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसके लिए बहुत सारा सोर्स चाहिए, और ये प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है कि हम जितने भी पावर लाइन से उनको अंडरग्राउंड करें. तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात आ गई. दूसरी तरफ यहीं से ये जो पूरा केस चल ही रहा था सुप्रीम कोर्ट का, तभी सुप्रीम कोर्ट ने, आप सभी को यहाँ पर बहुत अच्छे से पता होगा, इसको हमने डिस्कस किया था, दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ.
हमारा जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 व्हाट इट सेज, राइट टू लाइफ। अब इस राइट टू लाइफ का जो है थोड़ा एम्बिट है, इसको बढ़ाया और ये कहा कि द राइट टू बी फ्री फ्रॉम इल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के जो इल इफेक्ट्स हैं, उसका जो आपके एडवर्स इम्पैक्ट है, उससे फ्री रहना भी हमारा क्या है, एक राइट है। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14, जो हम इक्वालिटी की यहाँ पर बात करते हैं। इसी के चलते अब यहाँ पर क्या आ जाता है, आपका एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हमें क्लाइमेट चेंज के इल इफेक्ट से बचना है। अब पहले यहाँ पे दो चीजें हैं, अब आपके पास यहाँ पर क्या क्या चीजें आ जाती है। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इस अर्थ के टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर जो आपके इरिवर्सिबल इम्पैक्ट्स लाइक सी लेवल का राइज होना, जो कोस्टल एरियाज है उनका सबमर्ज होना, सी एरिया के कारण जो सी एरिया राइज हो रहा है, आपका ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, कार्बन पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है। तो ये कुछ हमने यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स देख लिए। यहाँ पर जो आपका पूरा वेदर है, नेचर है, कब यहाँ पर बारिश हो रही है, कब बारिश नहीं हो रही है, आपके टाइफोन्स की बात करते हैं, साइक्लोन्स की बात करते हैं, फ्रिक्वेंट साइक्लोन्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं। अभी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन क्यों हो रहा है, फॉसिल फ्यूल सबसे बड़ा जो इसका रीजन है, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, लाइक CO2 की हम बात करते हैं, ठीक है। अभी हम CO2 की बात करते हैं। हमने कहा कि ठीक है हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज नहीं करेंगे। इसका यहाँ पर अगर अल्टरनेटिव देखें तो क्या निकल कर आता है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जीज जो सोर्सेस हैं इनका यूज करना चाहिए। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में क्या क्या आपके आ जाते हैं, यहाँ पर पहली बात करते हैं हम सोलार पावर प्लांट्स की। सोलार पावर प्लांट्स पहली चीज आ गई कि हम जो सनलाइट है इसका हम यूज करेंगे और सोलार पावर प्लांट्स की यहाँ पर बात करें। सेकंड हम बात करते हैं किसकी, आपके जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। थर्ड यहाँ पर विंड एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि क्योंकि जो विंड है, हाइड्रो पावर प्लांट्स की बात करें, सोलर सिस्टम की बात मतलब सोलर पावर प्लांट्स की बात करें, ये कुछ ऐसे सोर्सेस है जो आपको मतलब नेचर से मिल रहे हैं और ये कभी ना खत्म होने वाली चीजें हैं, ओके। लेकिन आपको इसके इम्पैक्ट भी देखने होंगे। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या कि क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज जो आपका हो रहा है यहाँ पर, उससे बचने के लिए जो फॉसिल फ्यूल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है उसको कम करना है। इनको कम करने के लिए हम कुछ अल्टरनेटिव्स यहाँ पर लेकर आए हैं और उस अल्टरनेटिव्स की बात करें। अब दूसरी तरफ आ जाता है हमारा क्या, एनवायरमेंट, ओके, इकोलॉजी की हम बात करते हैं यहाँ पर, इकोलॉजी, ठीक है। इसको यहां से इनसे कनेक्ट करेंगे। अब हमने सोलार पावर प्लांट्स तो स्टैब्लिश कर लिए, लेकिन अब इसके नेगेटिव्स भी हैं। जहां हमें इसके कुछ पॉजिटिव्स देखने को मिल रहे हैं तो इसके हमें नेगेटिव्स भी देखने को मिलेंगे। कैसे नेगेटिव्स, सोलार पावर प्लांट्स यहाँ पर हमने लगाया, लेकिन इससे जनरेट होने वाला जो ई वेस्ट है इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, पहला क्वेश्चन ये। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग रन में अगर हम इसकी बात करें तो इससे जो होने वाला इसका एडवर्स इम्पैक्ट है ह्यूमन लाइफ पर, उसकी बात कोई यहाँ पर कर ही नहीं रहा है। तो हर एक हमने यहाँ पर बात करी कि जो हम सोलार पावर प्लांट्स है, अभी इनसे जो हम हाई लेवल की जो लाइन्स वगैरह जा रही हैं तो इससे बचने वाले, जैसे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं, गुजरात और राजस्थान, मतलब कि इतना बड़ा यहाँ पर जो पोटेंशियल उसका सोलार पावर प्लांट्स के यहाँ पे जो पार्क्स है उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है इन रीजन्स में, है ना, इन स्टेट्स में। सो अगर हम वहां पर जो पावर लाइन्स को अंडरग्राउंड करना, तो पहली बात हमारे लिए प्रैक्टिकल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं। और उसके बाद अगर हम करते हैं तो वो जो सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, उन बर्ड्स को प्रॉब्लम हो रही है, आज वो क्रिटिकली एक्सटेंट होने की कैटेगरी में आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। अब इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज, for the government include in the non-fossil fuel and renewable energy large hydropower and nuclear plants. There is nothing winning about these. Construction of mega dams in Himalayan has caused destabilization, biodiversity loss, displacement of communities. Nuclear power has led to forced displacement, curtailment, and democratic rights. It is shrouded in secrecy and the fear of centuries of contamination by untreatable nuclear waste. तो
पहले इसमें हमने जैसे कि बात करी, पहला पॉइंट इसमें ये जो डिस्कस किया गया है, फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपके बड़े बड़े जो मेगा डैम्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, कहाँ, हिमालयास में। लेकिन इसके वजह से जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है, कम्युनिटीज जो है आपके ट्राइबल पीपल्स हैं, कम्युनिटीज हैं, उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है फोर्सफुली, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा लॉस है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, आप यहाँ पर फोर्सफुली ये जो काम कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि हो रहा है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इट इज फोर्सिंग पीपल टू डिस्प्लेस फ्रॉम देयर एरिया, फ्रॉम देयर रीजन। ओके, सो ये क्या कर रहा है, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स का वॉलेशन कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वेस्ट के कारण यहाँ पर जो कंटेमिनेशन आपको यहाँ पर है, जो कि अनट्रीटेबल है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने ये डिस्कस किया कि मेगा सोलार एंड विंड प्रोजेक्ट्स की बात करने हैं टू हैव ह्यूज इम्पैक्ट्स। ये जो आपके विंड प्रोजेक्ट्स हैं, सोलार प्रोजेक्ट्स हैं, इसके भी बहुत बड़े इम्पैक्ट हैं, आपको एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस देखिए, हियर यू विल सी द ह्यूज Pavagdara Solar Park in Karnataka has taken away grazing and agricultural land। यहाँ पर कर्नाटक का जो ये सोलार पार्क है, इसके वजह से जो एग्रीकल्चरल लैंड है और ग्रेजिंग लैंड है वो यहाँ पर लिया गया। इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी जो वाइल्ड लाइफ है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही। हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में चांगतांग प्रपोज 13 गीगावाट सोलार प्रोजेक्ट विल टेक अप टू 20,000 एकड़ ऑफ फ्रेजाइल इकोसिस्टम। ये जो सोलार प्रोजेक्ट है वो क्या कर रहा है, आपका 20,000 एकड़ का जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसका टेक ओवर कर रहा है। सो क्रूशियल फॉर यूनिक, जो कि बहुत ही क्रूशियल है किसकी, हमारी जो वाइल्ड लाइफ और नॉर्मेटिक यहाँ पर जो प्रोड्यूस है, जहां से आपका पश्मीना वूल है, फेमस पश्मीना वूल के बारे में आपको सुना ही होगा। तो यहाँ पर जो नोमैडिक पेस्ट्रोलियम है, इनकी लाइफ को क्या कर रही है, पे थ्रेट पहुंचा रहा है। ओके, सेकंड इसमें एक और प्रोजेक्ट की बात की गई है, 1400 एकड़ नेक्स्ट टू छारी दंद कंजर्वेशन रिजर्व इन कच्छ गुजरात में को डिस्ट्रॉय एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया एंड ऑल्सो द लाइवलीहुड ऑफ मालधारी पेस्ट्रोलियंस। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो क्या कर रहा है कि आपका जो कच्छ गुजरात में ये बहुत बड़ा जो बर्ड का एरिया है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, और मालधारी जो पेस्ट्रोलिस्ट है, पेस्ट्रोलिस्ट की बात की जा रही है, उनका लाइवलीहुड भी क्या कर रही है, छीन रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वेरियस प्रोजेक्ट्स तो आपके स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है इसको एक्सक्लूड किया जा रहा, मतलब कि उसको शामिल नहीं किया गया। सो वी हैव टू इंश्योर दैट कि कोई भी प्रोजेक्ट होने से पहले यहाँ पर उसका प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट पे लॉन्ग टर्म पे उस प्रोजेक्ट का क्या असर होगा। Okay, third point is despite significant investment in renewable energy, the government is not reducing investment in coal। यहाँ पर हम renewable energy में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट आफ्टर ऑल दीज एफर्ट्स, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है क्या कर रही है, जो आपकी कोल पर इन्वेस्टमेंट है, अभी भी उनका जो कोल पर इन्वेस्टमेंट है वो कम नहीं हो रहा है। सो न्यू कोल माइनिंग ब्लॉक्स कंटिन्यू टू बी गिवन अ ग्रीन सिग्नल इंक्लूडिंग इन सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्स एंड सोशली सेंसिटिव आदिवासी एरियाज। ओके, तो इसी के तरीके से हम बात करें, अब यहाँ पर कोर्ट को भी कंसिडर करना होगा कि ब्लैंकेट एक्सेप्टेंस ऑफ सच एन एनर्जी ट्रांजिशन अंडरमाइंस इट्स ओन असर्ट रिगार्डिंग अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट बीइंग अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। तो यहाँ पर ये कोर्ट को भी एक्सेप्ट करना होगा, क्या एक्सेप्ट करना होगा कि ये जो उन्होंने ट्रांजिशन की बात हम कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग में हमें फिर से मतलब कि एक टाइम पर तो हम कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमें ग्रीन क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना है सारी चीजें, बट ये एक तरफ से क्या कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को ही अंडरमाइन कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो फंडामेंटल राइट जिसकी हमने अभी बात की उसको ये क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। Okay, so decentralized and distributed solar applications have brought substantial benefit to millions of people in India villages, addressing their cooking, lighting and other energy needs in an environmentally friendly manner। Okay, so if the constitution's provision for equality are to be met, these may fit द बिल मच मोर देन मेगा प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे जो मेगा प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इश्यूज आ रहे हैं क्लाइमेट राइट्स के कारण, है ना, तो इस पर हमें जो मेगा इंडस्ट्रीज है, इंफ्रास्ट्रक्चरल और एग्जिस्टिव प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज इज फंडामेंटली वॉलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ये क्या कर रहा है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनका वॉल्यूशन कर रहा है। ओके, सो आई होप ये आर्टिकल अब यहाँ पर पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज गेटिंग अ न्यू लेवल इन इंडियाज ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर। अब यहाँ पे गेमिंग सेक्टर की बात की जा रही है कि देखिए आज के टाइम पे जैसे कि आप लोगों ने दो चीजें हो जाती है यहाँ पर। पहली चीज क्या हो जाती है, गेमिंग एक तरीके से कहा जाता है कि ये स्किल है,
जिसको यहाँ पर गेम खेलना, अगर ऑनलाइन गेमिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है कि ये आपकी एक स्किल है। दूसरे कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि ये एक लक है, कि आपका लक था इसलिए आप जीत गए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि नहीं नहीं ये क्या है, आपकी स्किल है। तो अगर हम अब लेकिन इंडिया क्या करना चाहते हैं, जो आपका सेक्टर है ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर है, इसको यहाँ पर एनहेंस करना चाहता है, इसको बढ़ाना चाहता है। इसकी जो पोटेंशियल है हम बात करें ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके कुछ एडवर्स इम्पैक्ट भी। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो सिविल सोसाइटी है वो ये कहती है कि गेमिंग क्या है, एक लक की बात है। बच्चे यहाँ पर क्या होते हैं, स्पेशली जो यंग पॉपुलेशन की बात करें तो यंग पॉपुलेशन आपकी गेमिंग सेक्टर में क्या हो जाती है, एंगेज हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स उन्हें फेस करने पड़ते हैं, है ना, और वो ज्यादा यहाँ पर अपनी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। कई बार लोग गेमिंग में इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं, एक होता है आपका गैम्बलिंग, ठीक है, जिसमें आप पैसा फंसाते जाते हैं और एक टाइम पर ठीक है अगर आपका लक था तो आप जीत गए, लक नहीं था तो जीत गए, नहीं जीते। तो ये दो चीजें हैं। लेकिन अब इसकी हम बात करते तो अभी यहाँ पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो ग्रोथ हो रही है गेमिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो द ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया हैज सीन अ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ 28% CAGR between FY20 and 23. Projection indicate further growth 33,243 करोड़ रुपीस बाय FY28। तो ये कहा जा रहा है कि अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं इंडिया में, इसका बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है और आने वाले टाइम पर यहाँ पर हम इसकी जो ग्रोथ है वो 33,243 करोड़ रुपीस तक हो सकती है। So this sector not only attracts significant foreign domestic investment but also generates substantial direct and indirect employment। ये क्या कर रहा है, एक तरीके से डोमेस्टिकली यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, बट विद दैट ये क्या कर रहा है, बट ऑल्सो इट इज सब्सटैंशियली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट कर रहा है। तो इस साइज को देखते हुए अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि देखिए हम पूरी तरीके से इसको बैन तो नहीं कर सकते हैं, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रेगुलेट करेंगे। ठीक है, किस तरीके से रेगुलेट करेंगे, इसमें हमने यहाँ पर 28% GST लगा दिया। दूसरे जो ये जितने भी गेमिंग प्लेटफॉर्म से, लाइक आप लोगों ने यहाँ पे सुना होगा पोकर, ड्रीम 11, इन सारी चीजों के बारे में। सो इसमें हम ये कर सकते हैं कि वो सेल्फ रेगुलेटरी हो। ठीक है, तो इन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म को रेगुलेट भी कर सकते हैं और इसे यहाँ पर आगे बढ़ावा भी दे सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाट इज कार्बन फार्मिंग। अब कार्बन फार्मिंग क्या है, पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं ना, इसके बाद जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं कार्बन फार्मिंग में उन चैलेंजेस को यहाँ पे देखा जाएगा। सो इम्प्लीमेंटिंग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दैट रिस्टोर इकोसिस्टम हेल्थ while improving agriculture productivity and soil health। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा इकोसिस्टम होगा वो रीस्टोर होगा और हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी। उसके साथ साथ यहाँ पे जो सॉइल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी एंड मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। अब देखिए, और इससे क्या होगा, जो क्लाइमेट चेंज है वो भी हमारा मिटिगेट होगा बाय इनहेंसिंग कार्बन स्टोरेज इन एग्रीकल्चर लैंडस्केप एंड रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन कार्बन फार्मिंग। इससे क्या होगा, जो आपका एग्रीकल्चर लैंडस्केप है ये क्या करेगा, एक तरीके से कार्बन स्टोरेज की तरह काम करेगा, इसको ये इनहेंस करेगा, जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस है इसका एमिशन यहाँ पर कम होगा। दैट इज कॉल्ड कार्बन फार्मिंग। दैट इतना क्लियर हुआ। अब हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कार्बन इज फाउंड इन ऑल लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जितने भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका कार्बन पाया जाता है। सो इट इज अ फंडामेंटल टू लाइफ ऑन अर्थ। कार्बन की बात करें तो ये एक फंडामेंटल है हमारी लाइफ में। ओके, सो इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन वेरियस प्रोसेसेस इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, कार्बन साइकिल। सो फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड, raising crop and or livestock for food, fiber, fuel and other resources. It encompasses a wide range of activities from planting and harvesting crops to managing livestock and maintaining agricultural infrastructure. ओके, सो ये इतना क्लियर हो। तो कार्बन फार्मिंग में यहाँ पर क्या है, जो ये कॉन्सेप्ट, दो आपके जो कॉन्सेप्ट है, लाइक इम्प्लीमेंटिंग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिससे क्या होगा, जो हमारा एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी वो भी इंक्रीज होगी और सॉइल हेल्थ भी यहाँ पर इंप्रूव होगा और हम क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे मिटिगेट कर पाएंगे। द प्रैक्टिस क्या है, बहुत ईजी है, अगर हम इसको अच्छे से करते हैं तो ये बहुत ही ईजी है। लेकिन ये जो कार्बन फार्मिंग है इसमें कुछ चैलेंजेस भी हमें फेस करने पड़ रहे हैं। लाइक इसके जहां एक तरफ से बेनिफिट्स हैं, इट्स इफेक्टिव
इफेक्टिवनेस वेरीज डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल फैक्टर। इसका जो इफेक्टिवनेस है ये वेरीज जो मल्टीपल फैक्टर्स है उस पर डिपेंड करता है। लाइक ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है, सॉइल का टाइप कैसा है, मतलब हम यहाँ पर खेती करने तो जा रहे हैं, फार्मिंग करने तो जा रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा ना कि जो हम क्रॉप यहाँ पे ग्रो करने वाले हैं तो इसका सॉइल टाइप क्या है, क्रॉप सिलेक्शन यहाँ पर प्रोसेस हो जाती है, वाटर अवेलेबिलिटी है या नहीं है, बायोडाइवर्सिटी, फार्म साइज एंड स्केल। Okay, so its usefulness also depends on land management practices, sufficient policy support and community engagement. So region with long growing seasons, sufficient rainfall, substantial irrigation are the best suited to practice carbon farming because they provide the best condition in which the sequester carbon through vegetation growth. ओके, सो हमने ये देख लिया। ऑन द अदर हैंड कार्बन फार्मिंग हमारे लिए चैलेंजेस भी हो सकता है, लाइक जहां पर बहुत ज्यादा हॉट और ड्राई एरियाज हैं, है ना, जहां पर वाटर की जो अवेलेबिलिटी है दैट इज वेरी लिमिटेड, है ना। सो यहाँ पर हम पानी पीने के लिए यहाँ पर रखें कि एग्रीकल्चर के लिए रखें, सो ये थोड़ा सा हमारे लिए हिंडर बनता जाता है। ओके, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कार्बन फार्मिंग स्कीम्स की बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड यहाँ पर क्या क्या स्कीम्स हैं, सो ये यू विल सी लाइक केनिया की बात करते हैं। केनिया एग्रीकल्चर कार्बन प्रोजेक्ट है विच हैज द वर्ल्ड बैंक सपोर्ट, यहाँ पे उसका वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट है। ऑल्सो हाईलाइट्स द पोटेंशियल ऑफ कार्बन फार्मिंग टू एड्रेस climate mitigation and adaptation and food security challenges in economically developing countries। उसके बाद हम बात करते हैं COP 21 जिसमें 2015 में पेरिस ने यहाँ पे हाईलाइट किया था रोल ऑफ सिंक इन मिटिगेटिंग ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, जिसमें यहाँ पे एज अ ओशन एंड द एटमोस्फेयर आर फिल्ड विद कार्बन, सो दे अप्रोच देयर सैचुरेशन पॉइंट, वी मस्ट मैनेज द रिमेनिंग कार्बन बजट ऑफ 390 बिलियन टन सो वाइजली। तो यहाँ पे जो कार्बन बजट है हमारा 319 बिलियन, कैसे बहुत ही वाइजली हमें क्या करना होगा, ये जो वाइजली इसका हमें यूज करना होगा। ओके, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या इंडिया के लिए, तो देखिए इंडिया में जो अभी ग्रास रूट जो हमारा लेवल है वो एग्रीरियन रिसर्च पर हमें इस पर फोकस करना होगा। हम यहाँ पे हमारा जो फार्मिंग सेक्टर है, यहाँ पे जो हम ट्रेडिशनल फार्मिंग को हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि अब क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है, सो उसमें हम और क्या चीजें कर सकते हैं। सो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। हमें यहाँ पे एक एक्सटेंसिव जो है एग्रीकल्चर लैंड है उसका यहाँ पर बहुत ही सही तरीके से क्या करना होगा, यूज करना होगा। ओके, सो कार्बन क्रेडिट सिस्टम कैन ऑल्सो बी इंसेंटिवाइज फार्मर बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल इनकम थ्रू इन्वायरमेंटल सर्विसेज। हम यहाँ पे कार्बन क्रेडिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे कि फार्मर्स को भी क्या हो, इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो। ओके, सो कार्बन फार्मिंग कुड ऑल्सो बी सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज एंड एनहेंस फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इससे क्या होगा, ये हमारा अगर हम कार्बन फार्मिंग को एक सस्टेनेबली यूज करते हैं तो ये क्लाइमेट चेंज में भी हमारी हेल्प करेगा टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, और हमारी जो फूड सिक्योरिटी है ना, इसे भी इनहेंस करेगा। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।